हेलो बच्चों, अब हम लोग जेई मेंस फरवरी 2021 का ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम बहुत से बच्चों को बहुत ही लेंदी लगता है, डिफिकल्ट लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं इन दोनों प्रॉब्लम्स को रिलेटिवली शॉर्ट तरीके से अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, लेट z बी दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच सेटिस्फाइज mod z plus 5 less than or equal to 4 and this complex inequality if the maximum value of mod z plus 1 whole square is alpha plus beta root 2 then what is the value of alpha plus beta। इस क्वेश्चन में आपको दो लोकस दे रखा है, पहला ये लोकस है, दूसरा ये लोकस है। पहला जो लोकस है वो क्या है, z plus 5 लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये क्या होगा, ये होगा दोज पॉइंट्स विच लाई इनसाइड द सर्कल विथ सेंटर -5 एंड रेडियस 4। क्योंकि हम लोग ये तो जानते हैं ना कि देखिए मॉड z माइनस जेड नॉट क्या होता है, ये होता है दो पॉइंट्स z नॉट और z के बीच का डिस्टेंस। तो अगर आपसे कोई बोले कि मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r है, वेयर r इज अ फिक्स्ड नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, z वैसे पॉइंट्स हैं जो z नॉट से फिक्स डिस्टेंस पे हैं। इसका मतलब ये z क्या बनाएगा, ये एक सर्कल बना देगा ऑफ रेडियस r एंड सेंटर z नॉट। अब अगर आपसे कोई ये बोल दे कि मॉड z माइनस जेड नॉट लेस देन और इक्वल टू r है, इसका मतलब किन सारे पॉइंट्स की बात हो रही है, इसका मतलब इनसाइड ऑफ द सर्कल, ये वाले जो पॉइंट्स हैं उनकी बात हो रही है। अगर कोई बोल दे कि मॉड z माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू r है, इसका मतलब आउटसाइड वाले जो पॉइंट्स हैं उनकी बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये z प्लस 5 है, यानी कि हम लोग ऐसे लिखते हैं z माइनस माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पे होगा, -5 0 पे होगा, रेडियस उसका 4 होगा। तो पहला लोकस तो बहुत आसान है। अब आते हैं दूसरे लोकस पे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस रिलेशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू दे रखा है, इक्वालिटी नहीं दे रखा है, यानी कि इस LHS से जो लाइन बन रहा है उसके एक साइड में, लाइन के या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वन रीजन की बात हो रही है। लाइन के किस रीजन की बात हो रही है वो मैं आगे बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग इस इनइक्वालिटी से लाइन का तो इक्वेशन निकालें। लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इक्वल टू करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इक्वल टू कर दीजिएगा LHS दिस इज इक्वल टू -10, तो आपको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू -10 वाला रीजन इधर का होगा या इधर का होगा वो हम लोग बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन इससे फाइंड करते हैं। इसी को फाइंड करने में बहुत सारे टीचर्स लंबा वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। वो क्या कर देते हैं कि z की जगह x प्लस आई वाई लिखा, फिर यहाँ पर x माइनस आई वाई लिखा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, फिर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किया, तो फाइनली वो x और y में एक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। लेकिन उस मेथड में टाइम लगता है। मेरा जो मेथड होता है बहुत शॉर्ट होता है। क्या होता है, आप ये देखिए इक्वेशन क्या है, z इंटू 1 प्लस आई प्लस जेड बार इंटू 1 माइनस आई दिस इज इक्वल टू -10। और मैंने बताया था कि इस तरह के इक्वेशन में जेड बार का जो कोएफिशिएंट हो ना वो होता है b, और ये b क्या होता है, उस लाइन के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है। तो लाइन के अलोंग डायरेक्शन क्या हो जाता है, i इंटू बी। तो ये जो लाइन है इसके अलोंग डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, वो i इंटू दिस नंबर, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, i इंटू 1 माइनस आई। अब ये करिएगा तो क्या हो जाएगा, i स्क्वायर माइनस 1 यानी कि +1 हो गया, 1 प्लस आई, यानी कि 1 प्लस आई आपको क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ दैट लाइन। 1 प्लस आई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर आप आर्गेंट डायग्राम में यहाँ पे प्लॉट करिए तो 1 1 हो गया। यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री है, और इस वेक्टर का स्लोप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप भी 1 है। एक्स एक्सिस से ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये जो लाइन है स्लोप हमने फाइंड कर लिया, और हम लोग ये भी फाइंड करते हैं कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब y इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस आई प्लस एक्स बार की जगह तो x ही आ जाएगा, इंटू 1 माइनस आई दिस इज इक्वल टू -10, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -5। तो देखिए लाइन तो हमें पता चल गया ना, लाइन क्या है, ऐसा लाइन जो x एक्सिस को -5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और जिसका स्लोप 1 है। देखिए कितना सिंपल है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेकिन आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि बस 2 स्टेप में हो गया।
स्लोप 1 है और वो x एक्सिस को -5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब हम लोग पॉइंट्स बनाएंगे तो देखिए सबसे पहला तो जो लोकस है वो इसका है z -5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि -5 इस पॉइंट पे सेंटर बनाते हुए 4 रेडियस का सर्कल बनाइए। तो ये तो पहला लोकस हो गया। दूसरा हमने अभी क्या दिखाया, जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका स्लोप 1 है और वो x एक्सिस पे -5 पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन देखिए यहाँ से बनेगा ऐसा कुछ, और ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है। और हमसे अब पूछा क्या है, मॉड z + 1 होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मॉड z + 1 का मतलब क्या है, मॉड z -1 होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फॉर ऑल दोज पॉइंट्स z विच आर सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन तो ये है कि स्ट्रेट लाइन वाला जो इक्वेशन आया था ना, जो भी था ग्रेटर देन और इक्वल टू -10, ये था ना, हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन उसका ग्राफ बना दिया। अब उसमें कौन सा रीजन, ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है उसमें ऊपर वाला रीजन या नीचे वाला रीजन, कौन सा रीजन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, आप देखिए कि ओरिजिन किस रीजन में लाई करता है। अगर हम लोग z की वैल्यू 0 डाल दें तो LHS में देखिए यहाँ पे 0 आ गया, एंड 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -10, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ओरिजिन 0 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ वो रीजन होगा जिसमें ओरिजिन लाई करता है। तो ओरिजिन देखिए यहाँ पे है, यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला रीजन कौन सा है, ये वाला नीचे वाला। ये तो हुआ स्ट्रेट लाइन का कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला, और इस सर्कल का कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला क्या है, इनसाइड द सर्कल। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट्स क्या होगा, ये वाला इनसाइड द सर्कल बट बिलो दिस स्ट्रेट लाइन, ये वाले सारे पॉइंट्स हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सारे पॉइंट्स का जो सेट है उस पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम -1 क्या होगा। अब -1 देखिए पॉइंट कहाँ पर है, -1 कहीं यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट होगा ना -1, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, ये 4 है, ये -5 है, तो -1 यहाँ आ गया। यानी कि क्वेश्चन अब बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट P है, ये -1 पे यहाँ पर, इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करिए किन पॉइंट्स का, जो इस रीजन में लाई करते हैं, इस रीजन में, और उस डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो अब तो देखिए बहुत आसान है ना, आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि पॉइंट P अगर यहाँ पर है तो इस पॉइंट P से फार्देस्ट पॉइंट कौन सा है जो इस रीजन में बिलोंग करता है, इस रीजन में बिलोंग करता हुआ फार्देस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा ना, ये वाला पॉइंट होगा। इसका नाम हम लोग अगर z कर दें तो हमें अब क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है pz की वैल्यू, pz² की वैल्यू। तो ज्योमेट्रिकली तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं ना। अब कुछ बच्चे इसमें बोलेंगे कि सर आप ये कैसे मान लिए कि ये z वाला पॉइंट ही इस पॉइंट P से फार्देस्ट होगा, हो सकता है कि ये भी हो जाए, हो सकता है कि ये भी हो जाए। मैं अब बताता हूँ कि यही वाला पॉइंट फार्देस्ट क्यों होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो रीजन जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कौन सा है, ये वाला रीजन है, और हमें पता करना है कि पॉइंट P से फार्देस्ट पॉइंट कौन सा है। तो फार्देस्ट पॉइंट जो भी होगा वो यहाँ पे या यहाँ पे, इधर तो कहीं नहीं हो सकता है, वो तो इस सर्कमफ्रेंस पे ही होगा ना, क्योंकि अगर कोई बोले कि नहीं नहीं ये वाला पॉइंट फार्देस्ट है तो आप बोलेंगे कि भाई ये पॉइंट फार्देस्ट क्यों है, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो ना, सर्कमफ्रेंस पे आ जाओ, ये वाला पॉइंट भी फार्देस्ट हो सकता है। तो फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम दिस P कहीं भी होगा इस सर्कमफ्रेंस पे ही लाई करेगा, इसी सर्कमफ्रेंस पे कहीं लाई करेगा। अब इस सर्कमफ्रेंस पे कहाँ लाई करेगा, मान लीजिए कोई आर्बिट्ररी पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया है। अब आप क्या करिए कि इस पॉइंट को इस P से कनेक्ट करिए और डायमीटर के इस एंड से भी ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। मान लीजिए कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, जिसका नाम मैं क्या दे दूँ, PZ1 कर देता हूँ, ठीक है, PZ1। तो ये PZ1 क्या हो जाएगा, ये PZ1 हो जाएगा, दिस थीटा है और ये डायमीटर D है, तो ये हो जाएगा D cos थीटा। ये समझ में आ रहा है सबको। आपने Z1 कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है और आप ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सा वैसा पॉइंट है जो इस P से फार्देस्ट है। तो आपने कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट Z1 लिया है,
इस पॉइंट Z1 का डिस्टेंस फ्रॉम P क्या हो जाएगा, PZ1 इज इक्वल टू D, वेयर D इज दिस डायमीटर, ये पूरा पूरा D हुआ। और ये एंगल अगर थीटा है तो आप देखिए ये 90 डिग्री होगा ना, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट सरकमफ्रेंस 90 होता है, ये थीटा है, तो PZ1 इज इक्वल टू D cos थीटा हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, इसका मतलब ये जो PZ1 डिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जैसे जैसे आप ये वाला एंगल बढ़ा रहे हैं डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। आप देखिए ना, जैसे जैसे आप इधर आ रहे हैं इधर आ रहे हैं, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो डिस्टेंस तो डिक्रीज कर रहा है ना P का और उस पॉइंट का। ये तो कॉमन सेंस से भी लग रहा था, ये तो मैं ज़बरदस्ती का तब से खींच रहा हूँ इस पॉइंट को आपको बस समझाने के लिए कि आप यहाँ कोई पॉइंट लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, उन सब का डिस्टेंस कम होगा। फारदेस्ट डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, ये जो मैंने जेड बना दिया है ना यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट फारदेस्ट डिस्टेंस पे है। अब आपको फाइंड करना है इस PZ का डिस्टेंस, तो बहुत सिंपल है। तो देखिए कितनी आसानी से मैं क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहा हूँ। जो रूटीन ब्रूट फोर्स वाला मेथड है ना, उसमें देखिए टीचर्स क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे कि हाँ भाई ये y इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो गया। फिर इस सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे कि x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 16, कुछ इस तरह का होगा। फिर वो क्या करेंगे कि अच्छा मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कौन सा पॉइंट जो फारदेस्ट है, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे, उससे वो x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि इस पॉइंट का लोकेशन फाइंड करेंगे, फिर उसका डिस्टेंस फ्रॉम P फाइंड करेंगे। तो ये बहुत लंबा मेथड है, ब्रूट फोर्स वाला मेथड है, जिससे आपको इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। तो देखिए बिना इस पॉइंट Z का कोऑर्डिनेट फाइंड किए हुए भी मैं डिस्टेंस कैसे फाइंड कर लेता हूँ, बहुत सिंपल है। इस Z से एक वर्टिकल ड्रॉप कर देते हैं डायमीटर पे, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है M, तो CM क्या हो जाएगा, ये CM हर किसी को पता है, बहुत सिंपल है। देखो सिंपल ज्योमेट्री है, ये रेडियस कितना है 4, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 4 cos 45 यानी कि 4 इंटू 1/√2 हो गया ना। उसी तरह ये ZM क्या हो जाएगा 4 sin 45 यानी कि 4 इंटू 1/√2, 4 इंटू 1/√2 होता है 2√2, तो CM की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 2√2। अब ये PM क्या हो जाएगा, P से M का डिस्टेंस ये हो जाएगा, देखो देखो बहुत सिंपल है अब ये सब, ये डिस्टेंस है 4 रेडियस के बराबर, ये डिस्टेंस है 2√2, तो PM कितना हो जाएगा, PM हो जाएगा 4 + 2√2, ये हो गया। अब ये ZM कितना है, ZM देखिए ZM मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ से ZM ये तो हमने फाइंड किया ना, ये रेडियस है 4, ये एंगल है 45 डिग्री। तो देखिए एंगल फाइंड करने से फ़ायदा ये हुआ, अब तक मैं इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे आप देखिए कि रेडियस है 4, ये एंगल है 45, तो ये ZM हो गया कितना 4 sin 45 यानी कि 2√2, और हमें फाइंड करना है PZ स्क्वायर, तो PZ स्क्वायर क्या हो जाएगा PM स्क्वायर प्लस ZM स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से PZ स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू ZM स्क्वायर प्लस दिस PM स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। अब ये सिंपल एडिशन है, ये सब स्क्वायर करके ऐड करिएगा तो 16 प्लस ये सब करिएगा तो फाइनली आपको मिल जाएगा PZ स्क्वायर इज इक्वल टू 32 + 16√2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 48 आंसर आ गया।